नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से स्टार्ट करवा रखा था और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर जो चल रहा था वो वर्नर थ्योरी था। सबसे पहले हमने वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स पढ़े थे और फिर इन पोस्टुलेट्स के आधार पे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को कहाँ तक एक्सप्लेन कर सकते हैं वो स्टडी की थी। आज हम इस वर्नर के जो पोस्टुलेट्स दिए गए थे, इन पोस्टुलेट्स के एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पढ़ते हैं, क्योंकि कोई भी जो थ्योरी दी गई है साइंस में उनके हमेशा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस जरूर होता है। तो यहाँ पे भी वर्नर ने बहुत सारे कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के कॉम्प्लेक्स बनाए और इन कॉम्प्लेक्स की डिफरेंट रिएक्शंस देखी और उन रिएक्शंस के आधार पे ही इन्होंने कहा डिफरेंट प्रॉपर्टीज स्टडी की और इन प्रॉपर्टीज और इन रिएक्शंस के आधार पे ही उन्होंने कहा कि हर एक मेटल के पास दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो वेरिएबल होती है और ऑक्सीडेशन नंबर को डिफाइन करती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स्ड होती है हर एक मेटल आयन की और कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। तो आज हम वो सारे एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे जिनसे वर्नर थ्योरी को या वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को वेरीफाई किया गया था। चलो इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सेकेंड यूनिट है ये आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें हम आज जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी का प्रायोगिक सत्यापन स्टडी करेंगे। पहला जो है वो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे AgNO3 के साथ। देखो हमें पता है AgNO3 जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है और Ag प्लस और NO3 माइनस में टूटा हुआ रहता है। किस में टूटता है? Ag प्लस और NO3 माइनस में। जब भी आप रेडिकल्स की होंगे, आपने एक्सपेरिमेंटल रेडिकल्स निकाले होंगे, तो जब भी आपको क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड इस तरीके के एनाइंस मिलते थे एज ए रेडिकल्स की फॉर्म में, तो आप क्या करते थे? कंसंट्रेट AgNO3 डालते थे। जैसे आप उसमें AgNO3 डालते हो वहां पे प्रेजेंट Cl माइनस या Br माइनस या I माइनस ये इस Ag प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl बना लेगा और AgCl जो है वो इनसोल्यूबल होता है या स्पाइनली सोल्यूबल होता है, इसलिए उसका PPT बन जाता है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाता है AgCl में। तो AgBr में येलो कलर का आता है और यहाँ पे AgI में भी शायद येलो कलर आता है। क्लियर? हम यहाँ पे वर्नर ने कौन से कॉम्प्लेक्स बनाए थे? कोबाल्ट क्लोराइड एमीन कॉम्प्लेक्स, एक सीरीज बनाई थी। तो पहली रिएक्शन उन्होंने करवाई, इन्हीं सीरीज की सबसे पहली रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ। तो हम पहली रिएक्शन देखेंगे AgNO3 के साथ। रिएक्शन विद AgNO3। रिएक्शन विथ AgNO3। देखो वर्नर ने कौन कौन से कॉम्प्लेक्स बनाए थे? कोबाल्ट क्लोराइड 6NH3, कोबाल्ट क्लोराइड
5NH3 और वाटर ऐड था इसमें। फिर उन्होंने बनाया था COCl3 5NH3। फिर उन्होंने बनाया था COCl3 4NH3। फिर उन्होंने बनाया था COCl3 3NH3। ये कॉम्प्लेक्स बनाए थे, कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के कॉम्प्लेक्स की एक सीरीज बनाई थी और इन सब की रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवाई? AgNO3 के साथ। जैसे ही इनको इस Ag+ को Cl- मिलेगा, क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा। सब में इसमें भी 3 क्लोराइड है, 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 इसमें भी 3 क्लोराइड है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने? 3 AgCl इसके मॉलिक्यूल बनने चाहिए, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल बनने चाहिए, यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। जब 1:1 की फॉर्म में रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे भी 3 मॉलिक्यूल बनने चाहिए। मीन्स हर एक कॉम्प्लेक्स जब AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 AgCl बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स है उससे तो फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्लेक्स से तो 3 मॉलिक्यूल ही मिल रहे हैं AgCl के, लेकिन सेकंड वाले से 2 AgCl मिले, थर्ड वाले से 1 AgCl मिला और फोर्थ वाले ने AgNO3 के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं की। पहले और दूसरे वाले से 3 AgCl ही मिले। थर्ड और फोर्थ से थर्ड वाले से 2 AgCl मिले, फोर्थ वाले से 1 AgCl मिला और फिफ्थ वाले ने रिएक्शन ही नहीं की। जबकि सब में Cl- आयन जो है वो 3 प्रेजेंट है। तब उन्होंने कहा कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वेरीफाई किया कि नहीं, हर एक मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स होती है। क्या है? इस रिएक्शन से कौन से पोस्टुलेट्स को डिफाइन किया? वर्नर ने ये कहा था कि सेकेंडरी वैलेंसी, किसी भी मेटल या मेटल आयन की सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होती है। अब यहां पे इसकी बात करें तो यहां पे 6 जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो अमोनिया से सेटिस्फाई हो रही थी और 3 जो क्लोराइड आयन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे। यहां पे 3 क्लोराइड आयन कौन सी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं? प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी सबसे पहले किससे सेटिस्फाई होती है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई होती है। यहां पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या है? अमोनिया। तो सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो 6 है, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 सेकेंडरी वैलेंसी है और वो 6 की 6 किससे सेटिस्फाई हो रही है? अमोनिया से सेटिस्फाई हो रही है। तो क्लोराइड जो ये तीनों क्लोराइड जो हैं ये क्या कर रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयनाइज्ड होती है। क्या होती है? आयनाइज्ड होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है? नॉन आयनाइज्ड होती है, आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड है, इसलिए फर्स्ट वाले में इसको कितने क्लोराइड आयन मिले? 3 क्लोराइड आयन मिले। इसीलिए 3 Ag+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं? 3 AgCl बना रहे हैं। सेकंड वाले की बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 तो NH3 है और 1 H2O है। हो गई यहाँ पे भी 6 वैलेंसीज कंप्लीट। अब जो बचे हुए तीनों क्लोराइड हैं ये भी क्या कर रहे हैं? 3 क्लोराइड आयन वही प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो यहां पे भी ये तीनों क्या होंगे? आयनाइज्ड हो जाएंगे और यहां पे भी इसको 3 क्लोराइड आयन मिलेंगे, इसलिए ये 3 AgCl फॉर्म करेंगे। जबकि इस वाली रिएक्शन में 5 NH3 ही हैं, तो बची हुई एक
सेकेंडरी वैलेंसी है वो किससे सेटिस्फाई होगी, इस क्लोराइड आयन से सेटिस्फाई होगी। तो यहां पे 5 तो NH3 और 1 Cl माइनस क्या करेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। अब सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे तो कितने बच गए, 2 Cl बचे हैं। यहां पे 2 Cl जो है वो कौन, Cl माइनस, वो कौन सी, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं इसलिए, और ये 2 Cl ही क्या होंगे, आयनाइज्ड होंगे। अब यहां पे 2 Cl माइनस ही आयनाइज्ड होते हैं, इसलिए कितने बने, 2 AgCl बने। इसकी बात करें तो यहां पे 4 NH3 और 2 Cl माइनस, ये तो क्या कर रहे हैं, मिलके सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो रिमेनिंग कितना बचा, 1 Cl माइनस जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। और प्राइमरी वैलेंसी तो वेरिएबल है, इसीलिए तो चेंज हो रही है। यहां पे 3 प्राइमरी वैलेंसी थी, यहां आते ही 2 रह गई, यहां आते ही 1 प्राइमरी वैलेंसी हुई। लेकिन हम यहां से यहां तक सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स कर रखी है 6 ही है। क्लियर, प्राइमरी वैलेंसी जो है वो आयनाइज्ड हो रही है। तो Cl माइनस कितना मिला, यहां पे 1। जब हम इनकी बात करेंगे तो यहां पे तीनों क्लोराइड आयंस जो हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। अब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं तो ये क्या नहीं होंगे, आयनाइज्ड नहीं होंगे, नॉट आयनाइज्ड। और जब आयनाइज्ड नहीं होंगे तो AgCl के साथ रिएक्शन भी, AgNO3 के साथ रिएक्शन भी नहीं होगी। क्लियर, तो पहली रिएक्शन ने तो हमें क्या बताया कि हर एक मेटल के पास, कौन से पोस्टुलेट्स को वेरीफाई किया कि हर एक मेटल्स के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड होती है और सेकेंडरी वैलेंसी नॉट आयनाइज्ड होती है। क्लियर यहां तक। अब दूसरी रिएक्शन देखते हैं हम। दूसरी रिएक्शन इन्होंने कराई HCl के साथ और H2SO4 के साथ कि चलो Cl का तो पता चल गया कि Cl जो है वो इन कॉम्प्लेक्स में 2 टाइप की वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी भी और सेकेंडरी वैलेंसी भी। जब Cl माइनस सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करता है तो आयनाइज्ड नहीं होता है और ये Ag प्लस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। और जब ये प्राइमरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होता है तो ये Ag प्लस के साथ रिएक्शन करेगा और AgCl बनाएगा। इस रिएक्शन से तो हमें ये पता चल गया, मीन्स प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज्ड होती है। ये बात हमें फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से डिफाइन हो गई। अब हम बात करते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट। इन्होंने देखा कि अच्छा एनायन ही क्या रिएक्शन कर रहे हैं, एनायन ही क्या प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी था अमोनिया, उसकी रिएक्शन देखना चाहा कि अमोनिया में भी क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अमोनिया रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा। अमोनिया भी जब सेकेंडरी वैलेंसी से सेटिस्फाई होगा तो वो आयनाइज्ड होगा, मीन्स आयनाइज्ड का मीन्स वो डिसोसिएट होगा या नहीं होगा। ये बात इन्होंने किससे पता लगाई, इन्होंने सेकंड रिएक्शन कराई, रिएक्शन विद concentrate HCl and H2SO4, concentrate HCl and H2SO4। अब देखो, जब अमोनिया NH3 रिएक्ट विद HCl क्या बनाएगा, टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। और अमोनियम क्लोराइड की कैसी फ्यूम्स होती हैं, वाइट फ्यूम्स होती हैं।
क्लियर? अगर हमारे पास अमोनिया होती है, मीन्स किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट में अमोनिया प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन जब हम HCl के साथ कराएंगे तो क्या रिएक्शन होनी चाहिए? अमोनियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स हमें दिखने चाहिए। ये तो हमें पता है कि ऐसा होना चाहिए। जब इन्होंने इस सीरीज की रिएक्शन कराई, कोबाल्ट क्लोराइड एमीन की रिएक्शन कराई, एमीन के जितने भी कंपाउंड्स थे, कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के जितने भी कंपाउंड्स थे, उनकी रिएक्शन कंसंट्रेट HCl के साथ कराई तो वाइट फ्यूम्स नहीं निकली, या कहें कि अमोनियम क्लोराइड नहीं बना। इवन इन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी ये रिएक्शन ट्राई की, जबकि ये रिएक्शन तो कहाँ पे हो रही थी? रूम टेम्परेचर पे ही हो रही थी। आप कभी अपनी लेबोरेटरीज में मिला के देख लेना, अमोनिया और HCl को वाइट फ्यूम्स निकलते हुए नजर आएंगे आप लोगों को, क्योंकि वहां अमोनियम क्लोराइड बनता है। लेकिन जब इन्होंने इस कोबाल्ट क्लोराइड एमीन के सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी कंपाउंड्स थे, उन सब कंपाउंड्स की रिएक्शन किसके साथ कराई? कंसंट्रेट HCl के साथ कराई। टेम्परेचर को कहां तक रखा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी इंक्रीज करने पे कोई भी वाइट फ्यूम्स नहीं निकलती है। इसका मतलब है इन कंपाउंड्स में, इन दीज कंपाउंड्स, ammonia NH3 does not dissociate and does not react with an HCl, रिएक्ट विद HCl। क्यों? क्योंकि जितने भी अमोनिया थे सबके सब, यहाँ 6 के अमोनिया काम ले रहे थे, वहां पे हमने दूसरा बनाया था 5NH3H2O, यहाँ 5 अमोनिया काम आ रही थी, COCl3 4NH3, चारों अमोनिया पार्टिसिपेट कर रहे थे किसमें? सेकेंडरी वैलेंसी से, बिकॉज all ammonia attached central metal ion किससे? थ्रू सेकेंडरी वैलेंसी। किससे जुड़े हुए हैं? सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। अब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या नहीं होती? डिसोसिएट नहीं होती। सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो प्राइमरी वैलेंसीज के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रोंग होती है, आयनाइज्ड नहीं होती है। क्लियर? इसीलिए यहां से अमोनिया रिलीज नहीं होगा, और जब अमोनिया रिलीज नहीं होगा तो HCl के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर? दूसरे एसिड कौन सा था? H2SO4। H2SO4 जब भी प्रेजेंट होता है तो किसी में क्लोराइड आयन यदि प्रेजेंट है तो उस ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस की, यदि जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो? क्लोराइड आयन प्रेजेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स की रिएक्शन यदि हम H2SO4 के साथ कराते हैं तो Cl2 गैस रिमूव होती है। क्या कहा मैंने? कि जब H2SO4 react with chloride contain compound, क्या रिलीज होगी? Cl2 गैस रिलीज होगी। क्लियर? अब यहां पे क्लोराइड प्रेजेंट है सब में ही, तो क्या सब में Cl2 इक्वल क्वांटिटी में रिलीज हुई? नहीं, यहां पे Cl2 की क्वांटिटी डिफरेंट आई। जब COCl3 6NH3 की रिएक्शन कराई तो यहां पे
3 क्लोराइड आयन इक्वल क्लोरीन गैस रिमूव हुई। जब COCl3 5NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो 2 क्लोराइड आयन इक्वल क्लोरीन गैस रिमूव हुई। जब COCl3 4NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो 1 क्लोराइड इतनी गैस रिमूव हुई। और जब COCl3 3NH3 के साथ रिएक्शन कराई तो रिएक्शन हुई ही नहीं, कोई भी क्लोराइड गैस रिमूव नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्लोराइड आयन अलग अलग वैलेंसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्लोराइड आयन 2 टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। कौन कौन सी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है? प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज को। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्लोराइड आयन जो है 2 टाइप की वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है। यही डिफाइन कर रहा है भाई, अलग अलग क्लोरीन गैस रिमूव हुई है, जबकि सब में कितनी कितनी क्लोराइड है? 3 क्लोराइड आयन है। इसका मतलब ये जो तीनों क्लोराइड आयन है ये सेम वैलेंसी से नहीं जुड़े हुए। किसी में तीनों के तीनों प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं और किसी में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी से जुड़े हुए हैं, और किसी में सारे के क्लोराइड जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ जाते हैं, तो कोई भी क्लोरीन गैस रिमूव नहीं होती है। क्लियर यहाँ तक? मीन्स ये रिएक्शन भी हमें यही बता रही है कि किसी भी सेंट्रल एटम के पास 2 टाइप की वैलेंसी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। जब कोई प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ता है तो आयनाइज्ड हो जाता है, और जब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ते हैं तो आयनाइज्ड नहीं होते हैं। मीन्स वो क्लोराइड आयन इजीली रिमूव हो जाते हैं जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। क्लोराइड आयन इजीली रिमूव किसमें? कौन से में? प्राइमरी वैलेंसी में। इन प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी में रिमूव नहीं होते हैं। क्लियर यहां तक? अब थर्ड एक्सपेरिमेंट। थर्ड इन्होंने देखा, इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी निकाली। किनकी? ये जो अभी सीरीज बनाई थी कोबाल्ट क्लोराइड एमीन की, जो सीरीज बनाई गई थी, इन सीरीज की क्या निकाली, क्या कैलकुलेट की गई? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैलकुलेट की गई। देखो, कंडक्टिविटी जो है या कंडक्टेंस जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है। तो अगला कैलकुलेट की गई इनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैलकुलेट की गई। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस उतनी ही ज़्यादा होगी। इन्होंने, ये हमें पता है। अब इन्होंने निकाला COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3, COCl3 3NH3। और जब हम अप टू डाउन चले, मीन्स इस सीरीज में, जब हम इस सीरीज में, ये जो इस सीक्वेंस से मैंने इस सीरीज को लिखा और इस सीरीज में इन सब की कंडक्टिविटी निकाली, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी इस कंपाउंड, इस कॉम्प्लेक्स की मिली। हाईएस्ट कंडक्टिविटी, हाईएस्ट कंडक्टेंस
और ये क्या था, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, इस पे कंडक्टेंस नहीं शो कर रहा था, नोट शो कंडक्टेंस। इसका मतलब क्या है, इन सब में नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अगर सेम होते तो कंडक्टेंस सबकी सेम होती, लेकिन यहां पे कंडक्टेंस चेंज हो रही है, सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इसकी है, और फिर जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे हैं कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज होती हुई जा रही है। इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। यहां पे आयंस कितने बनेंगे, यहां पे एक पॉजिटिव आयन होगा CONH3 की होल 6 + 3 और 3 Cl माइनस आयन होंगे। जब हम इस कंपाउंड की बात करेंगे तो इस पे होंगे एक पॉजिटिव आयन और 2 Cl माइनस आयन। जब इसकी बात करेंगे तो इस पे एक पॉजिटिव आयन और एक क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन। मीन्स यहां पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, 4, यहां पे कितने हुए, 3, और यहां पे कितने हुए, 2। और जब इनकी बात करेंगे तो यहां पे कोई भी आयन नहीं है, नोट आयनाइज्ड। क्यों, क्योंकि यहां पे क्लोराइड जो है, तीनों के तीनों क्लोराइड वो क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जब सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है तो ये आयनाइज्ड नहीं होंगे। और यहां पे क्या है, तीनों क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे थे, इसलिए ये क्या हो गए, आयनाइज्ड हो गए। क्लियर। तो ये बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस में 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वैलेंसी होती है। जब प्राइमरी वैलेंसी से कोई भी आयन सेटिस्फाई होता है तो वो आयनाइज्ड हो जाता है, और जब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ता है तो वो आयनाइज्ड नहीं होता है। क्लियर। 4th पॉइंट कैलकुलेट किया इन्होंने, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, सिस और ट्रांस एलिमेंट्स का डाइपोल मूवमेंट जो है वो अलग अलग होता है। क्लियर। तो इन्होंने कुछ इस तरीके के कंपाउंड्स लिए जिनके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इन्होंने कैलकुलेट किया, डाइपोल मूवमेंट, न्यू की वैल्यू। क्लियर। इन्होंने, हमें पता है कि ट्रांस कंपाउंड के ट्रांस जो कंपाउंड होते हैं उन कॉम्प्लेक्स के डाइपोल मूवमेंट वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक होंगे, ट्रांस कंपाउंड कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। और जैसे ही किसी में सिमेट्रिक कंपाउंड होंगे और ये कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। मीन्स यहां डाइपोल मूवमेंट न्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। जबकि सिस कंपाउंड्स कैसे होते हैं, एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। और जब ये एसिमेट्रिक कंपाउंड्स होंगे तो ये कैसे होंगे, पोलर होंगे। यहां न्यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी। क्लियर। अब ये तो हमें पता था। जब हम ऐसे कोई कंपाउंड्स जैसे A2B2 टाइप के, इनके 2 टाइप के बन सकते हैं। इस तरीके के कंपाउंड्स हमने लिए और उन कंपाउंड्स का क्या निकाला गया, इन कंपाउंड्स को पानी में डिसोल्व करके देखा। तो ये देखा कि ये जो कंपाउंड, इस तरीके का
इनका फॉर्मूला वाले जो कंपाउंड है उनमें दो टाइप के कंपाउंड्स हैं। कुछ ऐसे हैं जो पानी में डिसोल्व हो गए। पानी में डिसोल्व मीन्स पानी में डिसोल्व कौन होंगे? जो पोलर होंगे भाई, लाइक टू लाइक। आपने देखा होगा सोलिबिलिटी जो हम चेक करते हैं कि लाइक सॉल्वेंट में लाइक सोल्यूट ही डिसोल्व होता है, मीन्स पोलर में पोलर सोल्वेंट ही सोल्यूट ही डिसोल्व होता है, और नॉन पोलर में नॉन पोलर ही डिसोल्व होता है। तो इन्होंने देखा कि ये जो कंपाउंड इस टाइप के कोई कंपाउंड्स हैं या इस तरीके के कॉन्फ़िगरेशन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो दो टाइप के कंपाउंड्स हैं। कुछ तो पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व हो रहे हैं, मीन्स वो पोलर हैं, और कुछ नॉन पोलर सॉल्वेंट में अनडिसोल्व रह रहे हैं, मीन्स वो कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। तो इसका मतलब इससे हमें वर्नर के ये पोस्टुलेट्स का पता चला कि वर्नर ने ये कहा था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है। वो उनका जो अरेंजमेंट है स्पेस के अंदर वो फिक्स होता है, रैंडम अरेंजमेंट नहीं होता है। उस अरेंजमेंट के आधार पे हमें क्या मिले थे? आइसोमर्स मिले थे। इसलिए ये आइसोमर्स को डिफाइन करता है कि हाँ आइसोमर्स बन सकते हैं। ये कैसे पता चला? कि जब हम सेम कंपोजिशन वाले कंपाउंड्स लेते हैं तो उनके एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स मिलते हैं। कुछ कंपाउंड्स पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। इसका मतलब कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखती है। सेकेंडरी वैलेंसी के पास डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है और वो रैंडमली अरेंज्ड नहीं होती, इसलिए उसके सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स बनते हैं। क्लियर? उसके बाद यहां तक तो हमें यह पता चला कि प्राइमरी मेटल और लिगेंड के बीच क्या रिलेशन है। फिर इन्होंने देखा कि क्या इसमें जो जुड़े हुए लिगेंड्स हैं उनके बीच भी किसी टाइप का कोई बॉन्ड है। भाई ये भी तो हो सकता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने ये पढ़ा कि मेटल से क्या जुड़े हुए हैं? मेटल से लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, यही पढ़ा। और ये जो लिगेंड्स हैं या जो आयंस जुड़े हुए हैं ये दो टाइप से जुड़ सकते हैं। लिगेंड्स की फॉर्म में मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ सकते हैं, या ये आयन की फॉर्म में मीन्स प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ सकते हैं। अभी तक ये वेरीफाई हुआ। अब हम वेरीफाई किया इन्होंने कि क्या लिगेंड के बीच में लिगेंड बहुत सारे जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इनके बीच भी किसी टाइप का कोई बॉन्ड है, अट्रैक्शन फोर्स है, इनमें भी किसी टाइप का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स है क्या? तो उन्होंने निकाले, बहुत सारे स्पेक्ट्रा लिए और स्पेक्ट्रल एविडेंसेस से ये पता चला कि मेटल और लिगेंड्स के बीच ही अट्रैक्शन फोर्स होता है, इन्हीं के बीच बॉन्ड बनता है। किन्हीं भी लिगेंड के बीच किसी भी टाइप का अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। क्लियर? तो ये थी आपके वर्नर थ्योरी की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस। हमने पहले रिएक्शन पढ़ी, सबसे पहले हमने रिएक्शन करवाई AgNO3 के साथ। वहां पे हमें यह पता चला कि क्लोराइड आयन जो है दो टाइप की वैलेंसी से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ेगा तो आयनाइज्ड हो जाएगा और सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा था वो आयनाइज्ड नहीं हुआ था। ये पोस्टुलेट्स हमारा कंप्लीट हुआ था। फिर हमने रिएक्शन करवाई थी HCl के साथ, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन होती और फ्यूम्स आनी चाहिए थी, वाइट फ्यूम्स, लेकिन किसी भी कोबाल्ट क्लोराइड एमीन कॉम्प्लेक्स में वाइट फ्यूम्स नहीं आती हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी इसको हीट करते हैं तो भी कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते? क्योंकि सारी की सारी अमोनिया जो है यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ी हुई है, और जब सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ती है तो ये क्या नहीं होती? आयनाइज्ड नहीं होती, डिसोसिएट नहीं होती। फिर इनकी रिएक्शन H2SO4 के साथ कराई, और जब भी H2SO4 के साथ किसी क्लोराइड कंटेनिंग कंपाउंड्स की रिएक्शन कराते हैं तो क्लोरीन गैस रिमूव होती है।
यहाँ पे भी अलग अलग रेशो में क्लोरीन गैस रिमूव हो रही थी, इक्वल क्वांटिटी में क्लोरीन गैस रिमूव नहीं हो रही थी। इसका मतलब सब में 3-3 क्लोराइड आयन प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्लोरीन गैस अलग अलग क्वांटिटी में रिमूव होना, इसका मतलब तीनों क्लोराइड आयन जो हैं वो अलग अलग वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। जो प्राइमरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं वो तो आयनाइज्ड हो रहे हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं वो आयनाइज्ड नहीं होंगे। फिर इन्होंने बताया कि कितने नंबर ऑफ आयंस चेंज हो रहे हैं, बहुत सारे। इससे कैसे? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैलकुलेट की। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सारे कंपाउंड्स की अलग अलग आई, इसका मतलब इनमें नंबर ऑफ आयंस भी अलग अलग है। फिर इन्होंने डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया और ये डाइपोल मोमेंट हमें स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में डिफाइन करता है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी थे जिनका कंपोजिशन तो सेम था लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी। कुछ पानी में डिसोल्व हो रहे थे और कुछ पानी में डिसोल्व नहीं हो रहे थे। जो पानी में डिसोल्व हो रहे थे वो पोलर थे और जो पानी में डिसोल्व नहीं हो रहे थे वो नॉन पोलर थे। इसका मतलब न्यू की वैल्यू भी अलग अलग आती है। फिर इन्होंने बताया कि मेटल और लिगेंड्स के बीच ही अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये इन्होंने स्पेक्ट्रल एविडेंसेस के आधार पे बताया। बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स के स्पेक्ट्रा लिए और उन सभी स्पेक्ट्राज से ये पता चला कि यहाँ पे केवल मेटल और लिगेंड्स के बीच ही अट्रैक्शन फोर्स है। लिगेंड के बीच किसी भी तरीके का इंटर अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। ये थी वर्नर थ्योरी की वेरिफिकेशंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नाम लिखने सीखेंगे, नोमेनक्लेचर सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।